नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य पर चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में बीए की कोर्स में जो फाइनल ईयर है, तृतीय वर्ष है, उसमें हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित रचनाएं हैं। प्रथम वर्ष में आपने भक्ति काल और उससे पहले के आदिकाल से संबंधित रचनाएं पढ़ी। बीए सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष में आपने जो उत्तर मध्यकाल है, रीतिकाल से संबंधित कवियों की रचनाएं पढ़ी। और स्नातक का जो तृतीय वर्ष है, फाइनल ईयर है, इसमें आपके हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसके अंतर्गत आने वाले 8 कवि हैं, उनकी कुछ रचनाएं समाविष्ट हैं, शामिल हैं। तो हम आधुनिक काल की किसी कवि की संकलित रचनाएं पढ़ना आरंभ करें, इससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, इसे आधुनिक क्यों कहते हैं, आधुनिक से क्या तात्पर्य है। आधुनिक का हम सामान्य और सीधा सा अर्थ लेते हैं कि जो नया है, जो समयानुकूल है, वह आधुनिक है। जो युग के अनुकूल है, जो समय के अनुकूल है, जो युग के सापेक्ष है, युग की आवश्यकताओं, युग की ज़रूरतों, युग की मान्यताओं के अनुकूल है, वह आधुनिक है। और जो युग की मान्यताओं और आवश्यकताओं के विपरीत पड़ता है, वह पुराणपंथी है, मौगापंथी है, परंपरागत है। ऐसा सामान्य अर्थ हम आधुनिक से लेते हैं। लेकिन साहित्य में आधुनिकता जो है उसका मतलब कुछ विशिष्ट है, कुछ अलग है। जब हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहते हैं तो इसका कुछ कारण होगा कि पहले का जो साहित्य है और जिसको हम आधुनिक कह रहे हैं, उस साहित्य के दृष्टिकोण में कोई न कोई बुनियादी फर्क आया होगा, मूलभूत अंतर आया होगा। जब आप आधुनिक काल से पहले का साहित्य पढ़ते हैं, आदिकाल का साहित्य पढ़ते हैं, या भक्ति काल का साहित्य पढ़ते हैं, या रीतिकाल का साहित्य पढ़ते हैं, तो एक जो महत्वपूर्ण दृष्टि है उस समय के साहित्यकारों की, वह है अतिशयता को प्रश्रय देना, किसी चीज़ को बहुत उत्कर्ष के साथ प्रस्तुत करना। यानी हम कह सकते हैं विशेष जो भक्ति काल का दृष्टिकोण है वह तो है पारलौकिक दृष्टिकोण, परलोक से संबंधित दृष्टिकोण। ये संसार माया है, मोह है, और हमें परलोक सुधारना है, हमें मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसको लेकर के विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके लिए जो देव तत्व हैं, दिव्य नायक हैं, अवतार हैं, ईश्वर हैं, ये केंद्र में रहे। इससे पहले का जो आदिकाल था उसमें सीधे सीधे ईश्वर के चरित्र का वर्णन नहीं है। हालांकि देव स्तुतियाँ हैं, अवतारों आदि की स्तुतियाँ मिलती हैं आरंभ में मंगलाचरण आदि के रूप में, किंतु सीधे सीधे देव चरित्रों का वर्णन प्रायः नहीं मिलता। लेकिन जो नायक लिए गए उन नायकों को दिव्यता दी गई, उनको देवताओं की तरह ही बताया गया। जो पृथ्वीराज चौहान हो या बीसल देव में तो इतना बड़ा नायक तो नहीं है, अन्य जो उस समय के बड़े चरित्र नायक हों, उनको दिव्यता दी गई, उनके प्रताप को सूर्य के समान बताया गया, बल को समुद्रवत बताया गया। ये जो पारलौकिक दृष्टि का प्रभाव कुछ न कुछ उस समय भी रहा है। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते
कवि, साहित्यकार, कलाकार इस लोक के बारे में सोचता है, परलोक के बारे में नहीं, इस लोक के बारे में सोचता है। उसकी दृष्टि पारलौकिक नहीं, इहलौकिक है, इस लोक की दृष्टि है। इसलिए इहलौकिकता या इस दुनिया की बात करना ये आधुनिकता का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाना चाहिए। किसी साहित्य को हम आधुनिक माने या आधुनिकता का समावेश उस साहित्य में माने तो उसके लक्षण पहचानिए कि वह परलोक को महत्व दे रहा है या इस लोक को महत्व दे रहा है। यह लौकिकता की प्रधानता, इस लोक की प्रधानता लौकिक दृष्टिकोण है, ये आधुनिकता का लक्षण है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है मानव जीवन की प्रतिष्ठा। आधुनिक काल से जो पूर्ववर्ती साहित्य हैं उनमें या तो जो साहित्य के चरित्र नायक हैं वे या तो कोई देव पुरुष हैं, अवतारी पुरुष है, कोई देवता है, या देवता की तरह ही महामानव है, सम्राट है, राजा है, राजकुमार हैं, या बड़े कोई तपस्वी साधक ऋषि मुनि आदि हैं, तो वे भी, उनका व्यक्तित्व भी देवतुल्य है। तो मध्यकाल या आधुनिक काल का जो पूर्ववर्ती साहित्य है उसमें देवत्व की प्रधानता है, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते यह जो देवत्व है वह मानव की प्रधानता को स्वीकार कर लेता है। देवता के बजाय मानव का चित्रण, यहाँ तक कि यदि चरित्र में किसी दिव्य पुरुष को, पौराणिक पुरुष को लिया है तो उसका चित्रण भी मानव के रूप में है। आप देखिएगा आदिकाल में पृथ्वीराज चौहान का चरित्र जो अंकित हुआ है वह देवता की तरह है। इंद्र भी उससे थर रहा, देवता भी उससे परास्त होने के लिए तैयार हैं। देवताओं को भी वो पराजित कर सकता है, मनुष्य, राजा, नायक। और आधुनिक काल में देखिए कि जो हम विशेषकर हमारे जो द्विवेदी युग में जो चरित्र नायक हैं, पौराणिक नायक उभरे हैं, चाहे वो प्रिय प्रवास में कृष्ण का चरित्र हो, राधा का चरित्र हो, या साकेत में राम का चरित्र हो, वे पौराणिक रूप से या पारंपरिक रूप से देवता या अवतारी पुरुष माने जाते रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल में आकर के उनका मानवीय चरित्र है वो अधिक उभरा है। हालांकि भक्ति काल में भी मानव चरित्र के भिन्न रूप में प्रतिष्ठा है। मनुष्य जीवन की प्रतिष्ठा भक्ति काल में भी है, लेकिन वहाँ भी परलोक सुधारने की बात, यानी पारलौकिक दृष्टि है, अलौकिक दृष्टि है, उसकी प्रधानता है। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते मानव जीवन की प्रतिष्ठा है, मानव जीवन का महत्व है वो आधुनिक काल में अधिक है। और परिणाम ये होता है कि यदि कोई कवि है वो परंपरागत देव चरित्र को भी लेता है, पौराणिक आख्यान को भी लेता है, तो उसका चित्रण है वह सहज मानवीय रूप में करता है। साकेत में मैथिली शरणगुप्त राम के मुख से कहलाते हैं कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आए। स्वर्ग का संदेश लेके राम पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए हैं, बल्कि इस धरती को स्वर्ग के तुल्य बनाना चाहते हैं। इस तरह से मानव जीवन की प्रतिष्ठा, वह भी सामान्य मानव जीवन की प्रतिष्ठा, और इहलौकिक दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, भौतिक जीवन है उसके प्रति सम्मान की दृष्टि है, वह आधुनिकता का लक्षण माना जाना चाहिए। हिंदी साहित्य में जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल का आरंभ है वह सन 1857 की क्रांति के बाद माना जाता है प्राय। और आधुनिकता के आविर्भाव के मूल में भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जागृति है। 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, उस क्रांति में जन सामान्य ने जिस प्रकार से भाग लिया और उसके फलस्वरूप लोगों में जो जागृति आई, अंग्रेज भारत में आ गए थे, उनको आए हुए उनके शासन की स्थापना लगभग 100 वर्ष का समय हो गया था। और इस प्रकार भारतीय समाज और यूरोप के प्रतिनिधियों के बीच में जो परस्पर
जो आदान प्रदान हुआ सांस्कृतिक या वैचारिक या जो कुछ जाने या अनजाने में, उससे हमारे भीतर एक चेतना प्रस्फुटित हुई कि जो पराधीनता है इससे हमें मुक्त होना चाहिए। तो ये बड़ा पहला जो बड़ा संगठित प्रयास, पहले भी होते रहे हैं प्रयास, लेकिन बड़ा संगठित प्रयास है वो 1857 की क्रांति के रूप में हुआ। और अंग्रेज शासन के फलस्वरूप जो वैज्ञानिक जो यंत्र आदि का, सुख सुविधाओं का धीरे धीरे विकास हुआ, इसने भी हमें आत्मावलोकन की ओर प्रवृत्त किया। अखबारों आदि का प्रकाशन होने लगा क्योंकि छापे खाने का भारत में प्रवेश हो चुका था। और इसके लिए हमने एक महत्वपूर्ण काम किया उस समय के प्रबुद्ध लोगों ने, कि समाज सुधार के लिए प्रयास किया, धर्म सुधार के लिए प्रयास किया। यानी एक प्रकार से हम जो धीरे धीरे हमारे समाज में जो बुराइयां आ गई थी, कमियां आ गई थी, उनके प्रति हम सचेत हुए। एक तरह से हम नींद से जागे, हमारा पुनर्जागरण हुआ। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण हुआ। आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, इसके यदि हम उपविभाग करें, आधुनिक काल के पुनर्विभाजन करें, कौन कौन से कालखंड इसमें रहे हैं, तो जो सबसे वैज्ञानिक और बहुमान्य जो विभाजन है वह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में है। उसे उन्होंने जो पहला कालखंड है उसे नाम दिया है पुनर्जागरण काल। हम जागृत थे लेकिन मध्यकाल में हम सो गए थे, इस कारण हम पराधीन हुए, हम गुलाम हुए, और बाद में हमारा पुनर्जागरण हुआ, हम फिर से जागे। और इस पुनर्जागरण के आधुनिकता के अग्रदूत हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने हिंदी में आधुनिक साहित्य की आधुनिक दृष्टि की नींव रखी। उन्होंने न केवल स्वयं बल्कि अपने समय के जो अन्य साहित्यकार हैं उन्हें भी प्रेरित किया, और उनके प्रभाव में जो जो लेखकगण साहित्यकार आए उन्हें हम भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं। तो 1857 से लेकर के और मोटा मोटी सन 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है इसे भारतेंदु काल कहा जा सकता है। भारतेंदु जी के कुछ बाद तक भी उन भारतेंदु जी का प्रभाव है उस समय के साहित्यकारों पर बना रहता है। दूसरा कालखंड है जागरण सुधार काल। हम नींद से जागे, जागृत हुए, हम में क्या कमियां हैं, हमारे सामाजिक समस्याएं क्या हैं, सामाजिक बुराइयां क्या हैं, हमारी धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन सी बुराइयां आ गई हैं, उनका हम सुधार किस प्रकार करें। आप देखिए उस दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधार के आंदोलन एक साथ चल पड़ते हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी का आंदोलन हो, चाहे विवेकानंद जी का आंदोलन हो, चाहे सर सैयद अहमद खान जी का आंदोलन हो। समाज में परिवर्तन का दौर चल रहा है। जो सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो दहेज आदि की समस्या हो, बाल विवाह की समस्या हो, विधवा विवाह निषेध की समस्या हो, इन सब को लेकर के हमारे समाज में एक सुगबुगाहट सुनाई देती है, एक कुलबुलाहट, एक अकुलाहट, एक बेचैनी, एक छटपटाहट नजर आती है। तो उस जागरण के बाद में, जागने के बाद में हमने अपने आप में सुधार करना शुरू किया। तो जो आधुनिक काल का दूसरा कालखंड है इसे जागरण सुधार काल नाम दिया डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हिंदी में इस जागरण सुधार काल के नायक हैं, वे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ये कालखंड है वह द्विवेदी युग कहलाता है। इस पहले वाले कालखंड में, पुनर्जागरण काल में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, इसलिए उनके नाम पर ये कालखंड, ये युग भारतेंदु युग कहा जाता है। और उनके ठीक बाद वाला जो कालखंड है जिनमें विशेष रूप से भाषिक सुधार हुआ और साहित्य में अनुशासन लाने का प्रयास किया गया, उसके नायक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने सरस्वती पत्रिका का नाम सुना होगा। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। हालांकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके संपादक 1903 में बनते हैं, लेकिन सरस्वती पत्रिका है उसका जो आरंभ है, प्रकाशन का आरंभ है, वो 1900 ईस्वी में हुआ, और लगभग इस समय से ये कालखंड आरंभ है ऐसा मान लिया जाता है।
इस कालखंड में, द्विवेदी युग में, नैतिकता और अनुशासन पे विशेष ध्यान दिया गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ये लिखते हैं कि भारतेंदु युग है, उनके समय का जो साहित्यकारों का समय वह भारतेंदु मंडल कहलाएगा, और उस द्विवेदी युग वाला है वह द्विवेदी मंडल कहलाएगा। दोनों में अंतर किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कि जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनमें एक भावनात्मक एकता का प्रभाव है, उसकी अधिकता है, और द्विवेदी युग या द्विवेदी मंडल के जो साहित्यकार हैं उनमें अनुशासन की प्रधानता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषाई क्षेत्र में जो अनाचार चल रहा था, अनुशासनहीनता चल रही थी, एक तरह से अराजकता का माहौल था, हिंदी में कोई सुसंगत व्याकरण नहीं था, न व्याकरण सम्मत प्रयोग किया जा रहा था, कविता की भाषा ब्रजभाषा थी, और अन्य जो गद्य विधाएँ हैं उनकी भाषा खड़ी बोली थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयासों से समग्र साहित्य की भाषा खड़ी बोली बनी, और उसमें व्याकरणिक अनुशासन भी आया, और किन विषयों पर लिखना है, किन क्षेत्रों में लिखना है, इनको लेकर के भी और एक प्रकार का अनुशासन दिखाई देता है, एक प्रकार की प्रेरणा दिखाई देती है। ये कालखंड है वो 1900 से लेकर 1918 तक चलता है। 1916 से 18 के बीच में द्विवेदी युग से कुछ भिन्न प्रवृत्तियां हैं, उनके लक्षण नजर आने लग जाते हैं। वह कालखंड छायावाद कहलाता है, जो आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये छायावादी युग 1918 से 1936 है, जिनमें प्रसाद पंत, निराला और महादेवी जी जैसे बड़े व्यक्तित्व वाले कवि साहित्यकार हैं वह हिंदी के परिदृश्य में आते हैं। इसके बाद में साहित्य पर जो मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई दिया और जो समाजवादी दृष्टि से साहित्य अन्वित हुआ, वह प्रगति का वाद है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने प्रगति प्रयोग काल नाम दिया है दोनों कालखंडों को एक साथ, क्योंकि इनकी अवधि बहुत कम है। 1938 से 1943 तक प्रगतिवाद कहा जा सकता है, उसके बाद में 1943 से 53 तक है वो प्रयोगवाद कहा जा सकता है। तो इतना छोटा युग नहीं हुआ करता, इसलिए उन्होंने एक साथ नाम दिया प्रगति प्रयोग काल, उसके बाद नवलेखन काल नाम दिया। यद्यपि जो प्रगतिवादी प्रवृत्ति है या यहाँ तक कि छायावादी प्रवृत्ति है, वह भी बाद तक भी उसके कुछ अंश, कुछ अवशेष है वो बाद की कविताओं में नजर आते रहते हैं। प्रयोगवाद जागे जिसे आरंभ होता है, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, वहाँ से प्रयोगवादी काव्य की जो शुरुआत होती है। उसके बाद में प्रयोगवाद के बाद का जो काव्य है, नई कविता का दौर है, जिसको आप नवलेखन काल कह सकते हैं, नई कविता। उसके बाद में शाठोत्तरी कविता, समकालीन कविता और अन्य विभिन्न प्रकार की काव्य आंदोलन चलते हैं। इस प्रकार से अब तक का जो साहित्य है, भारतेंद्र युग से लेकर अब तक का साहित्य है, ये उसमें जो आधुनिकता का जो मूलभूत तत्व है वह विद्यमान है। हालांकि एक प्रश्न जरूर है कि आधुनिक काल कब तक नया रहेगा, कब तक आधुनिक रहेगा, इसे कब तक हम आधुनिक कहेंगे? 1 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, हमेशा से आधुनिक रहना नहीं, क्योंकि आधुनिक के बाद में फिर परिवर्तन होना है। हालांकि आधुनिक का यहाँ प्रयोग है वो पारिभाषिक रूप में किया जा रहा है। आधुनिक का मतलब सीधा सीधा ये नहीं, समय के हिसाब से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण के हिसाब से है कि इनमें जो पारलौकिक दृष्टि थी उसको त्याग करके साहित्यकार हैं वे सांसारिक दृष्टि को, भौतिक दृष्टि को, अहलौकिक दृष्टि को अपनाते हैं और दिव्य तत्व की अपेक्षा मानवता की प्रतिष्ठा करते हैं। ये आधुनिकता के जो मूलभूत लक्षण उनमें से हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में द्विवेदी युग के कवि हैं, तो उनको लेकर हम अगली क्लास लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।